Hello dear students, how are you? I hope you all are good. Myself किशोर चौधरी and I welcome you all to our channel CUET वाला। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी, भूगोल। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है ज्योग्राफी का। इसमें आज हम पढ़ेंगे अर्थ एंड सोलर सिस्टम। जैसा कि ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है तो इसलिए हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया ताकि ये क्लास जो है वो ज़्यादा बड़ी ना हो, ठीक है। तो इसीलिए आज की क्लास जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें जो है बेसिक्स ऑफ जियोग्राफी की अर्थ एंड सोलर सिस्टम जो सबसे पहले आया था वर्ल्ड में, हम उसके डिस्कस करेंगे, ठीक है। वर्ल्ड क्या, यूनिवर्स में, ठीक है। तो उसी के रिगार्डिंग स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक्स क्या क्या कवर होंगे बेटा। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है सेलेस्टियल बॉडीज की सेलेस्टियल बॉडीज आखिर होती क्या है। उसके बाद कॉन्स्टेलेशन, जिसको हम कहते हैं तारामंडल। फिर हम पढ़ेंगे द सन, सूर्य। फिर है प्लैनेट्स, ग्रह। फिर आ गया द अर्थ, दैट इज आवर पृथ्वी। नेक्स्ट इज द मून एंड नेक्स्ट एस्ट्रॉइड्स एंड मीटियोरॉइड्स एंड उसके बाद गैलेक्सी। तो 6th पॉइंट तक, मून तक हम पार्ट 1 में करेंगे और एस्ट्रॉइड्स एंड मीटियोरॉइड्स एंड गैलेक्सी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कि मीटियोर्स क्या होता है, मीटियोराइट क्या होता है, मीटियोरॉइड्स क्या होता है, एस्ट्रॉइड्स क्या होता है। तो वो सारा कोमेट वगैरह वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है बेटा। स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का लेक्चर, अर्थ एंड सोलर सिस्टम। सबसे पहला टॉपिक है सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडी क्या होती है बेटा? वो होती है जो कि रोशनी दे रही है, मतलब कि जो चमक रही है, वो उसको कहेंगे हम सेलेस्टियल बॉडी। द सन, मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई। क्या है डेफिनेशन? शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। अच्छा बेटा, अब इसमें सवाल किस तरह से आएगा अपना? सवाल ये आ जाएगा कि Which among the following bodies are celestial bodies? आपको 4 ऑप्शन, सॉरी 5 दे दे, 5th दे कि ऑल ऑफ द अबव, और 4 में क्या दे? किसी प्लेनेट का नाम दे दे। प्लेनेट का मतलब बेटा कि वीनस, मार्स, अर्थ, सैटर्न, नेपट्यून, प्लूटो, यूरेनस, जुपिटर, एस्ट्रॉइड, मून, सन, मर्क्यूरी। ये अगर जो है प्लैनेट्स और उसके साथ सन जो कि एक स्टार है, तो सन तो हमें भी पता है शाइन करता है, पूरा दिन भर आप सन को ही देखते हो। तो ये सारी बॉडी जो प्लैनेट्स भी है वो होती है सेलेस्टियल बॉडी। उसके अलावा एस्ट्रॉइड, ठीक है, एस्ट्रॉइड भी हमारा क्या है? एक सेलेस्टियल बॉडी, क्योंकि चमक रहा है, देखो वो दिख रहा है हमें इस वजह से। फिर हो गया गैलेक्सी, गैलेक्सी आकाशगंगा, तो ये गैलेक्सी जो है वो भी हमारा जो एक सेलेस्टियल बॉडी है। कोमेट, टूटता हुआ तारा, कोमेट, तो वो भी क्या है? हमारा एक सेलेस्टियल बॉडी। उसके अलावा ब्लैक होल, ब्लैक होल भी क्या है? हमारा एक सेलेस्टियल बॉडी है। फोटो क्लियर है बेटा? दिख रहा है अच्छे से? फोटो से समझ आ रहा है, इसलिए मैं फोटो लेके आता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। एक आपको ये फोटो जो एग्जाम में क्लिक कर जाए तो इससे ज्यादा अच्छी बात क्या होगी बेटा? क्यों रटना है हमें, ठीक है। तो सेलेस्टियल बॉडी एग्जाम में सवाल आए दे देगी सन, मून, अर्थ, ठीक है, एस्ट्रॉइड और अपना ये ब्लैक होल हो गया, गैलेक्सी हो गया, और नीचे लिखे ऑल ऑफ द अबव, तो आप टिक करोगे ऑल ऑफ द अबव। ये सारे क्या है? हमारे सेलेस्टियल बॉडीज, ठीक है बेटा, समझ आ गया। ये जो मून है हमारा सैटेलाइट, वो भी हो गया। तो इस सवाल को गलत नहीं करना है। सवाल क्या बनेगा पता लग गया। नेक्स्ट, सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट। सूर्य है जो हमारा सन है वो बहुत ही बड़ा है, लेकिन हमें छोटा क्यों दिखता है? क्योंकि हमारे पृथ्वी से 147.16 मिलियन किलोमीटर दूर है। अराउंड अगर आपके एग्जाम में आएगा कि 148 या 150 एक करके डिजिट लिखाएगा, उस डिजिट पे टिक कर लेना। कितना दूर है हमारे सन अर्थ से? कितना दूर है? 150 मिलियन किलोमीटर के अराउंड। एग्जैक्ट बोलूं तो 148 पे टिक कर देना, ठीक है। तो सन जो है हमसे इतना दूर है, इस वजह से हमें जो है चांद के जितना ही, मून के जितना ही दिखाई देता, लेकिन जो सन है वो बहुत बड़ा है, साइज में बहुत ही बड़ा है, ठीक है। दूसरी बात, वो गैसेज से बना है, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम की वहां रिएक्शंस होती है, तो इसी वजह से वो काफी हॉट है। हॉट है, उसकी हॉटनेस का हमें पता है। हम देखते ही हैं गर्मियों में कि हम बाहर भी नहीं निकल पाते हैं घर से, इतनी गर्मी पड़ती है। सो सम सेलेस्टियल बॉडीज लाइक सन आर वेरी बिग एंड हॉट, दे आर मेड अप ऑफ गैसेस। हमने देख लिया, जैसे हमारा सन है तो इसमें हाइड्रोजन एंड हीलियम, ये हो गए एक तो, ओके। उसके अलावा दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, इसकी खुद की हीट और लाइट है, वो तो सबको पता है, विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट्स। These celestial bodies are called stars. The sun is a star. कोई पूछे कि सन जो है प्लेनेट है या स्टार है या सैटेलाइट है या ब्लैक होल है, गैलेक्सी है,
आप क्या बोलोगे बेटा? सन इज ए स्टार, सूर्य एक तारा है। ठीक है, नेक्स्ट चले। नेक्स्ट है कॉन्स्टेलेशन। कॉन्स्टेलेशन को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? हिंदी वाले बच्चे लिख देंगे कि तारामंडल। ये होता है तारामंडल। अच्छा, अब तारामंडल क्या होता है? आपने बेटा सुना होगा सप्तऋषि, ध्रुव तारा, तो ये सब क्या है आसपास सब मिले हुए, ये है तारामंडल। इसके बारे में मैं बता देता हूं। तो नाम से ही पता पड़ रहा है तारामंडल की तारों का एक मंडल, एक झुंड हो गया। ठीक है, ये क्या है फोटोज में एक्सप्लेन करूंगा, वेट, रुको जरा, सब्र करो। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स आर कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन। तो ग्रुप ऑफ स्टार्स क्या कहलाता है? कॉन्स्टेलेशंस। ठीक है बेटा। अगला क्या कह रहा है? उर्सा मेजर और बिग बियर इज वन सच कॉन्स्टेलेशन। एग्जाम में सवाल कैसा क्या आएगा कि विच अमंग द फॉलोइंग इज अ कॉन्स्टेलेशन। नाम दे दे, उर्सा मेजर दे दे या बिग बियर, वैसे दोनों एक ही चीज है, तो उस पर आप टिक कर देना कि वो एक कॉन्स्टेलेशन है, कि मतलब तारामंडल है। ठीक है, या फिर कि उर्सा मेजर या बिग बियर क्या है? प्लेनेट है, स्टार है, सैटेलाइट है, तो आप क्या बोलोगे बेटा? दैट इज अ कॉन्स्टेलेशन, उर्सा मेजर या बिग बियर। अच्छा, बिग बियर क्या नाम है, क्यों दिया है इसको? और में देखो, ये जो तारामंडल है, कॉन्स्टेलेशन है, अगर हम इनको जोड़ें तो उनसे पता है क्या डायग्राम बन रहा है? एक बियर बन रहा है, बहुत बड़ा, क्योंकि ये देखो बहुत दूरी पे है, बड़े बड़े भी है, हमसे काफी दूर है इसलिए छोटे दिख रहे हैं। तो अगर हम इनको मिलाएं तो एक जो है बियर, भालू के शेप में आ जाता है, बड़ा भालू, तो इसलिए बिग बियर नाम दिया गया। अब आपको पता लग गया कि ये बिग बियर क्यों कहते हैं। फोटो से समझ आ रहा है बेटा? फोटो दिख रहा है, क्लियर है ना? बिग बियर दिख रहा है हमें, तो इसलिए ये क्या है? कॉन्स्टेलेशन है। एग्जाम में याद रखना, बिग बियर में जो सारे स्टार्स थे हमने उनको कनेक्ट किया था और तब जाके वो बिग बियर बना था, तो बिग बियर इज अ कॉन्स्टेलेशन। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके अलावा जो है वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टेलेशन इज दी सप्तऋषि। सप्तऋषि जो है इसी का एक पार्ट है बेटा। अगर आप इसको देखो तो ये जो एरिया है अपना, कौन सा वाला? ये वाला। ये अगर इसको हम अलग से ले ले तो ये देखो यही है, सेम है ये चीज, तो इसको हम क्या कहते हैं? सप्तऋषि। क्या कहते हैं हम इसको? सप्तऋषि। फिर क्या है? वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टेलेशन इज द सप्तऋषि। तो सप्तऋषि क्या है? एग्जाम में आ जाए तो आप बोलोगे कि सप्तऋषि इज अ कॉन्स्टेलेशन। ठीक है, सप्तऋषि को हिंदी में वर्ड है ये। वैसे सप्त का मतलब होता है सेवन। सप्त जो है एक संस्कृत वर्ड है जनरली, तो सप्त हो गया सेवन, और ऋषि मतलब सेजेस, ऋषि मुनि जो पुराने जमाने में हुआ करते थे। तो इट इज ए ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। ठीक है, 7 स्टार्स। तो सप्तऋषि में कितने हैं? 7। ठीक है, दैट फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ, ये एक पार्ट है, उर्सा मेजर जो एक तारामंडल कॉन्स्टेलेशन उसका एक पार्ट है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि सप्तऋषि किसका पार्ट है, तो ये पार्ट है उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन। नेक्स्ट देखते हैं बेटा। तो ये जो हमारे सप्तऋषि है उनके इनकेस अगर नाम पूछ ले, इनकेस, वैसे पूछा नहीं है आज तक किसी एग्जाम में, मैंने नहीं देखा, पर अगर मान लो इनकेस पूछ ले और हमें प्रिपेयर्ड रहना है पूरा, तो आप नाम याद रखना, भृगु ऋषि, फिर वशिष्ठ, अंगिरस, अत्रि, पुलत्स्य, पुलाहा एंड क्रतु। नाम याद रह जाएंगे बेटा। ठीक है, नहीं याद रहे तो कोई बात नहीं, एग्जाम में रट के मत जाना। एग्जाम इनको है ना, इन नाम को 2-3 बार, एक बार तो अभी नोट्स में लिख देना, फिर इसको 1-2 बार आंखों के आगे से निकाल लेना। एग्जाम में अगर यानी कि 4 या 5 ऋषि दिए गए और कि कौन से नहीं है सप्तऋषि का पार्ट, तो आपको जो देखे देखे लगेंगे उन पे टिक कर देना। उसके अलावा जो दिखे कि हाँ भाई इनमें से नहीं था कोई, तो वो आप उस पर टिक कर देना कि वो नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं, पोल स्टार। पोल स्टार को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा पता है? ध्रुव तारा। नाम सुना है ध्रुव तारा? अपने मम्मी पापा या दादा दादी या नाना नानी से पूछना, अगर आपने नहीं सुना है, वो आपको बताएंगे फिर इसके बारे में, वो आपको बहुत अच्छे से बताएंगे इसके बारे में, ध्रुव तारा। तो ये क्या है बेटा? ये जो है इसको पोल स्टार, ये जो है नॉर्थ डायरेक्शन में, कौन सी? नॉर्थ या उत्तर दिशा में। अब देखो, आप दिन के टाइम पे, अब तो चलो कंपास वगैरह सब कुछ है, ऐप हो गई, सब कुछ हमें पता है कि नॉर्थ डायरेक्शन, गूगल मैप भी है हमारे पास। पहले के जमाने में लोग जो है दिन के वक्त तो सूर्य इधर है, सन इस साइड है, तो कि मतलब ये ईस्ट हो गया, सन जो है अभी ओवरहेड से आगे पीछे जा रहा है, तो कि मतलब ये वेस्ट हो गया। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हमें पता है किस तरह से निकालना है। आप अगर इस तरफ फेस करके खड़े हो, ये हमारा ईस्ट है, तो ये हमारा नॉर्थ हो जाता है, ये साउथ हो जाता है और पीछे वेस्ट हो जाता है। रात के टाइम तो हमारे पास सूर्य है नहीं, सन है नहीं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं? तो हम कैसे पता करेंगे? हम पता करेंगे इस पोल स्टार, ध्रुव तारा, क्योंकि ये हमेशा जो है अपनी फिक्स पोजीशन
नॉर्थ डायरेक्शन में रहता है, ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है। तो पुराने ज़माने के लोग जो है देख लेते थे कि ये ध्रुव तारा इधर है, पोल स्टार इधर है, तो कि ये नॉर्थ है। फिर उसके बाद अब उन्हें अगर वेस्ट जाना है, पश्चिम दिशा में, तो कि हाँ इधर जाएंगे, ईस्ट जाना है तो वो अपने राइट में जाएंगे, साउथ जाना है तो पीछे की तरफ जाएंगे। तो इस तरह से नाइट के टाइम पे उन्हें डायरेक्शन अगर पता करनी हो तो वो पोल स्टार की हेल्प से करती थी। आई होप कि आइडिया लग गया, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए तो आप बता दोगे पोल स्टार या ध्रुव तारे के बारे में? तो इसका क्या यूज था? पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शंस ड्यूरिंग द नाइट, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्टार। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। तो आपको पूछा जाए कि पोल स्टार कौन सी डायरेक्शन दिखाता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट या नन ऑफ द अबव, तो आप बोलोगे नॉर्थ। ये भी एक ऑप्शन दे सकता है अगर 5 देने हो तो कि नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, ठीक है। तो कुछ भी देते हो, आप किसको बोलोगे बेटा? नॉर्थ पे टिक करना। किस पे करोगे? नॉर्थ डायरेक्शन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार। इसका दूसरा नाम क्या है? पोल स्टार। It always remains in the same position in the sky. We can locate the position of the pole star with the help of सप्तऋषि। अब हम सप्तऋषि की हेल्प से भी पता कर सकते हैं कि पोल स्टार का है। देखो ये हमारा कॉन्स्टलेशन है, आपको फोटो में दिख रहा है, नीचे स्टार दिख ही रहे हैं बेटा। अब इनके जो है जस्ट ऊपर यहाँ पर जो बना है वो होता है बड़ा सा हमारा पोल स्टार, ठीक है। ये देखो एकदम लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी है, दिख रहा है आपको? क्लियर है, ठीक है, समझ आ रहा है? आगे चले, सवाल कैसे बनेगा वो भी मैंने बेटा आपको बता दिया है। फिर सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। अब देखो स्टार है तो उनकी तो खुद की है, जैसे सन हो गया। अब हमारा प्लेनेट हो गया अर्थ, और बाकी और भी प्लैनेट्स हैं जो उनके सैटेलाइट्स हैं, उनका तो खुद का कोई गैसेज ही नहीं है उनके अंदर, तो वो ना लाइट है ना खुद को जो है चमका सकते हैं। तो उनमें क्या होता है, वो जो है सनलाइट, जो हम सनलाइट से ले रहे हैं तो यहाँ से जो है लाइट लेते हैं, तो उसकी बाद जो है वो खुद को लाइट अप करते हैं। अब जो है आप अर्थ अगर बाहर से देखोगे पृथ्वी को तो वो चमक रही होती है। इसी तरह हमें रात में जो है चांद जो है मून चमकता हुआ दिखाई देता है, लाइट काफ़ी होती है, तो वो किसकी वजह से होती है? सन रेज की वजह से होती है। आई होप आई एम क्लियर ऑन इट, राइट। सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट like planets and satellites. They are lit up by the light of the stars. Such bodies are called planets. Planets क्या हो गया? पता लग गया? They planets which are lit by the light of the stars. तो वो हो गए हमारे planets. The earth on which we live is a planet. It gets all the heat and light from the sun, which is our nearest star. अब यूं तो जो है गैलेक्सी के अंदर बहुत सारे जो है स्टार्स हैं, लेकिन हमारे जो सबसे पास वाला स्टार है जिसके चारों तरफ हमारी पृथ्वी या अर्थ घूमती है वो क्या है? सन, which is our nearest star. अगला, the moon that we see in the sky is a satellite. और मून क्या है? आपसे पूछा जाए कि प्लेनेट है या स्टार है तो आप क्या बोलोगे? इट इज अ सैटेलाइट। इट इज ए कंपेनियन ऑफ अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट, ठीक है। तो मून क्या है? सैटेलाइट है। कंफ्यूज नहीं होंगे बेटा, याद रहेंगे, ठीक है। आप चाहो तो फिर से एक बार लिख लो। सन क्या है? सन इज अ स्टार। फिर हमारा अर्थ क्या है? मैच द फॉलोइंग भी आ सकता है तो आप मैच कर लोगे, ठीक है। अर्थ क्या है? अर्थ हो गया हमारा प्लेनेट, ग्रह हो गया, पृथ्वी इज ए ग्रह। फिर सूर्य है तारा। फिर हमारा आ गया मून, तो मून क्या है? मून इज ए सैटेलाइट, मतलब कि उपग्रह। क्या है बेटा? उपग्रह, ठीक है। समझ आ रही है ये चीज? आगे देखते हैं। तो ये जो है हमारे सारे ग्रह, प्लैनेट्स है। आपको यहां सन दिखाई दे रहा है। फिर यहां पर सबसे पास में है मरकरी, ठीक है। क्या है सबसे पास में? मर्क्यूरी। उसके बाद है वीनस, वीनस के बाद अर्थ, अर्थ के बाद मार्स, मार्स के बाद एस्ट्रॉइड बेल्ट है। उसके बाद हमारा आता है जुपिटर, फिर आता है सैटर्न, फिर आता है यूरेनस और फिर आता है नेपट्यून, ठीक है। समझ आ रही है ये चीज की क्या क्या है? तो अब इनको जो है याद रखने की मैं ट्रिक भी बता दूंगा कि इनको कैसे याद रखना है बेटा। उससे पहले एक मैं चीज बताऊं कि ये यहाँ पे जो है डिस्टेंस दी हुई है। अगर आपको यहाँ फोटो में क्लियर नहीं है बेटा, कोई बात नहीं, आपको पीडीएफ मिल जाएगा हमारी ऐप पे जब हम बैच को लॉन्च करेंगे। फिर भी मैं बता दूं, मरकरी जो है 58 मिलियन किलोमीटर है। अर्थ आप देख रहे हो 150 मिलियन किलोमीटर, और बाकी सबकी भी दी हुई है। ये चीज समझ आ रही है? तो अब इनको हमें याद रखना है, तो आप याद कैसे रखोगे? सबसे पहले आता है मर्क्यूरी, मर्क्यूरी है। उसके बाद आता है वीनस, फिर आता है अर्थ, फिर आता है मार्स। इनको एक झुंड में याद रखेंगे। उसके बाद आप रखोगे जुपिटर, ठीक है। फिर उसके बाद सैटर्न, तो ठीक है, सैटर्न हो गया। फिर उसके बाद आ गया यूरेनस और फिर आ गया
नेपट्यून। तो देखो ये कैसे याद रखोगे बेटा, इसको याद रखोगे जे सुन, जे सुन, सुना, ठीक है, तो जे सुन। और ऊपर वाले को एम, और एम के बीच में क्या है, वीई, एम वीई एम, ठीक है। और एक और इनकी खास बात, मैंने दो टुकड़े क्यों किए, क्योंकि इन दोनों टुकड़ों के बीच में आता है एस्ट्रॉइड का बेल्ट, ये पत्थरों का बेल्ट है। एस्ट्रॉइड क्या है, एस्ट्रॉइड जो है ये हम बोल सकते हैं कि पहले ये प्लैनेट्स रहे थे, क्या रहे थे, ग्रह रहे थे, लेकिन बाद में टूट गए और उसके बाद जो है वो प्लैनेट थे, तो नो डाउट वो सन के चारों ओर जो है रिवॉल्व होते थे, कि इसकी चारों तरफ परिक्रमा कर रहे थे, लेकिन अब टूट गए तब भी वो चारों तरफ घूमेंगे। तो ये पत्थरों का बेल्ट है, एस्ट्रॉइड बेल्ट, वो जो है किसके बीच में, वो मार्स और हमारा जुपिटर के बीच में, मार्स और जुपिटर के बीच में, इसीलिए मैंने जो है एक ही अलग बनाया और दूसरा अलग, एम वी एम जे सुन। तो अब आपसे कोई पूछेगा बेटा, तो आप बता सकते हो कि सन के सबसे पास कौन है, सन के सबसे पास है एम, एम का मतलब है मर्क्यूरी, एम का मतलब मर्क्यूरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपट्यून, ठीक है। तो अब इसको रटने की जरूरत नहीं है, आप बस ये चीज याद रख लेना, एम वी एम जे सुन, आपके मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से हो जाएंगे। अगला देखते हैं, अगला है ऑब्जेक्ट एंड टाइप ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज। सन है, वो स्टार है, हमने देख लिया। फिर हमारा ये एम वी ई एम, एम वी ई एम, और उसके बाद जे सुन, जे सुन। प्लूटो को जो है हम प्लेनेट नहीं कंसीडर करते हैं, क्योंकि इसका जो क्राइटेरिया होता है एक प्लेनेट का वो फुलफिल नहीं करता है, इसलिए हम इसको जो है ड्वार्फ प्लेनेट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ड्वार्फ प्लेनेट। अब देखो सन तो हो गया स्टार, फिर आते हैं ये चारों है टेरेस्ट्रियल प्लेनेट। टेरेस्ट्रियल प्लेनेट क्या होता है बेटा, कि जो है ठोस, ठोस बनाओ, ठीक है, ठोस या मेटल से, सॉलिड से बनाओ। तो ये जो रॉकी प्लेनेट, टेरेस्ट्रियल प्लेनेट क्या होते हैं, रॉकी, जो पत्थर से बने हो। हमारी अर्थ है पत्थर से बनी है, आप देख रहे हो कि यहाँ पे जमीन में जो है मेटल भी है, धातु भी है और पत्थर भी है, तो दीज आर कॉल्ड एज रॉकी प्लैनेट्स। टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या हो गया, रॉकी प्लैनेट्स। और ये गैस जिएंट, ये जो है, सॉरी ये दो तो हो गए गैस जिएंट। गैस का मतलब कि ये जो है गैस से बने, किससे बने, गैसेज से बने। ये दोनों किससे बने बेटा, ये बने गैस से। और जो आगे वाले दो हैं, ये तो अब देख लो कि सन से जितना दूर होते जाएंगे उतना ही वहां पे जो है सन रेज ही नहीं पहुंच रही है, ठंडे तो वो किससे बने, बर्फ से बने हैं। तो ये किनसे बने हैं, ये बने हैं आइस से। तो चार हो गए रॉकी, दो गैस और फिर दो आइस से बने, ठीक है। क्लियर है, ये चीज रटना नहीं है। और ये प्लूटो तो वैसे ही ड्वार्फ प्लैनेट है कि बोना ग्रह। अब आते हैं हम सन के ऊपर, जो हमारा स्टार है। द सन इज इन द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। आपने देखा ही था बेटा पीछे, अगर मैं आपको फिर से फोटो दिखाऊं, सन है सेंटर में, इसके चारों तरफ ये और इधर भी एक पूरा डायग्राम बनेगा, तो ये चारों इसकी तरफ घूमते हैं, तो सन जो है हमारा सेंटर में। तो सन इज इन द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम, इट्स यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस, ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम। द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ। ये हमारे लिए काम की चीज है, ये याद रखना, ठीक है बेटा। डिस्टेंस पूछ सकते हैं तो अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। आप अगर एग्जैक्ट प्रिसाइसली पूछो 148 दिया हो तो 148 पे टिक कर देना, वरना आप 150 पे क्लिक कर देना, ठीक है। आपको ऑप्शन वैसे दूर दूर ही देगा एग्जामिनर, 140, 150, 160, 170, 180, तो आप किस पे टिक करेंगे, 150 पे, ठीक है बेटा। 150 पे याद रखना, इंपॉर्टेंट है, मैंने स्टार लगाया है। अगला देखते हैं प्लैनेट्स। प्लैनेट्स के बारे में एक बार तो अभी हमने देख लिया था। और क्या है, सबसे पास कौन है, मर्क्यूरी, ठीक है, मर्क्यूरी। अभी मैंने आपको बताया था MVEM, ठीक है। फिर आता है जे सुन, ये ट्रिक थी हमारी। तो देखो सबसे पहला कौन सा है, मर्क्यूरी। अर्थ के पास में जो है, अर्थ के पास कौन है, मार्स है। कौन है, मार्स। तो इसी वजह से मार्स को यहां कंफ्यूज मत होना बेटा। हमने एक मंगल पे, मार्स को हिंदी में कहते हैं मंगल, मंगल पे एक मिशन भेजा था, मॉम, मार्स ऑर्बिटर मिशन, याद हो तो, मंगलयान जिसको कहते हैं, तो वो हमारे पास था इसीलिए। अब मर्क्यूरी कितना दूर है बेटा, इसलिए ना याद रखना कि मार्स हमारे पास है, तो हमारे पास जो एम है वो कौन सा है, ये हमारे पास में जो करीबी एम है वो है मार्स, और ये वाला एम कौन सा है, मर्क्यूरी, ठीक है बेटा। कंफ्यूज मत होना इस चीज में कि आप कंफ्यूज हो जाओ। सो मर्क्यूरी इज नियरेस्ट टू द सन। तो आपसे पूछा जाए कि विच इज नियरेस्ट टू द सन, तो आप बोलोगे मर्क्यूरी, ठीक है। रटना नहीं है ना, हमें ट्रिक पता है, हम बता देंगे कि भाई ये यानी कि सन के बाद में ये इस तरह से स्टार्ट होता है, ठीक है।
अगला देखते हैं, इट टेक्स ओनली अबाउट 88 डेज टू कंप्लीट वन राउंड अलोंग इट्स ऑर्बिट। तो जो एक चक्कर लगाता है ये सूर्य के चारों तरफ, सन के चारों तरफ, वो कितना है 88 डेज। और अर्थ कितने दिनों में करती है 365 डेज, पता है ये चीज हमें, ठीक है, एक साल में 365 डेज होते हैं। अगला देखते हैं बेटा, अगला आता है वीनस। हमने देखा था, अभी हम देख लेंगे MVEM, तो उसके बाद नो डाउट वी आता है। तो वी इज कंसिडर्ड एज अर्थ्स ट्विन, अर्थ का जुड़वा कहलाता है, पृथ्वी का जुड़वा। कैसे और क्यों, फोटो से भी समझा दूंगा ताकि आपको जो रटना ना पड़े। एक तो ये अर्थ के पास है, दूसरा इसका जो साइज है और शेप है, इसका जो आकार और आकृति है वो बिल्कुल जो है हमारी पृथ्वी जैसी, अर्थ के जैसी है। तो आपसे सवाल आएगा क्या बेटा, पता है कि अर्थ का ट्विन किसे कहते हैं? तो आप बोलोगे कि अर्थ का जो ट्विन है उसको कहते हैं वीनस को। हमारे पास में देखो ये है, तो ये एक दूसरे के ट्विन है। कौन है? अर्थ एंड वीनस। ठीक है, समझ आ जाएगा, रटने की जरूरत नहीं है। और रीजन क्या है? बिकॉज साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर। ठीक है, अब यहाँ पे आओ, फोटो में आओ बेटा। फोटो में देखो, ये देखो, इन प्लैनेट्स को देखो, बड़े बड़े दिख रहे हैं। ठीक है, ये दोनों गैसियस प्लैनेट इतने बड़े हैं, फिर वो आइस वाले दोनों, फिर ये देखो, ये जो है इनमें आप अगर फोटो क्लियर देखोगे, ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के जैसे दिखाई दे रहे हैं बहुत हद तक। इनकी जो है साइज और शेप दोनों का एक जैसा है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? ट्विन। तो अर्थ का ट्विन क्या हो गया? हमारा वीनस हो गया। ठीक है, समझ आ रहा है ये चीज? अगला देखें, अगला क्या होगा हमारा? द अर्थ, पृथ्वी। द अर्थ इज थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। कैसे? देखो MVEM, तो देखो यहां से हम सन से स्टार्ट कर रहे हैं, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। थर्ड है, रटा ही नहीं हमने। हम क्यों रटे? हमसे कोई पूछेगा, हम बोल देंगे MVEM, जे सुन, बस तो हो गया। तो थर्ड नियरेस्ट, रटना नहीं है, ठीक है, लेकिन समझ तो आ गया हमें। ठीक है, इन साइज इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट। जो इसकी साइज है उसमें जो ये फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है। साइज के अकॉर्डिंग बात करूं तो देखो, ये आपको बड़े बड़े दिख रहे हैं, तो 1 2 3 4 ये हो गया, और फिफ्थ हमारा हो गया अर्थ। साइज के अकॉर्डिंग क्या है वो भी नहीं रटना है। मैं आपको जो है नेक्स्ट क्लास में, जो हमारी पार्ट 2 होगी, उसमें मैं आपको ट्रिक बता दूंगा कि आपको जो है एग्जाम में पूछेगा कि अच्छा, कि साइज के मैटर में, साइज के क्लासिफिकेशन में अर्थ का क्या नंबर आता है जो हमारे प्लैनेट्स है सोलर सिस्टम में। तो आपको ऑप्शन दे दे, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, आप किस पे क्लिक करेंगे? फिफ्थ पे। रटना नहीं है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ट्रिक बता दूंगा, जब मैं आपको जो है इनकी एक क्लासिफिकेशन दूंगा कि साइज की अकॉर्डिंग। ठीक है, कि सबसे बड़ा, छोटा। बाकी आप यहाँ फोटो में देख सकते हो, ये सबसे बड़ा है 1 2 3 4, और फिफ्थ पे हमारा अर्थ आ गया। इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स। जो हमारा बेटा अर्थ है वो स्लाइटली फ्लैटेंड है। ये हमारा जो अर्थ है वो एक्चुअली पूरा ऐसे सर्कल नहीं है बेटा, ये ना ऊपर जो हमारा यहाँ पे पोल्स है वहां पे थोड़ा सा चपटा है। कैसा है? चपटा है। ठीक है, यहाँ पे देखो हिंदी में भी ये चीज लिखी हुई है कि चपटा होता है, तो स्लाइटली फ्लैटेंड है। ये चीज हम याद रखेंगे। कहां से है फ्लैटेंड? पोल्स पे। फिर दैट इज वाई इट्स शेप इज डिस्क्राइब्ड एज जियोइड। आपसे पूछा जाएगी अर्थ का शेप क्या है, तो आप बोलोगे इट इज जियोइड। क्या है? जियोइड। जियोइड का मतलब क्या होता है कि अर्थ लाइक शेप, तो जियोइड हो गया अर्थ लाइक शेप। ठीक है, शेप याद रहेगा। नेक्स्ट, फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू। अच्छा, इसमें सवाल कैसे आएगा बेटा? इसमें सवाल ये आएगा कि विच प्लैनेट इज कॉल्ड रेड प्लैनेट, विच प्लैनेट इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। तो रेड होता है मास। ठीक है, मास को जो है, मंगल को हम आगे डिस्कस करेंगे, तो आपको फोटो से क्लियर हो जाएगा, वो भी नहीं रटना पड़ेगा। अच्छा, इसको हम ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं अर्थ को? क्योंकि जो हमारे पृथ्वी का 2/3 पार्ट है, 2/3 पार्ट वो पानी है। आप देख रहे हो ये 2/3 पार्ट पे पानी है, बाकी तो ये जमीन तो कितनी है। तो इसीलिए इस पानी की वजह से, पानी का ऊपर से हम देखते हैं तो ब्लू कलर दिखता है, तो इसी वजह से इसको ब्लू प्लैनेट कहते हैं। रटना ही नहीं है, हमें पता है कि 2/3 पार्ट पे पानी है, तो इसी वजह से ब्लू दिखाई देता था। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू। अर्थ अपीयर्स ब्लू बिकॉज इट्स 2/3, कितना सरफेस है? 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर, देयरफॉर इट इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। क्या कहलाते हैं? इट इज कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट। ठीक है, नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, नहीं रटना। नेक्स्ट, फिर लाइट, जो लाइट है, लाइट का मतलब जो सनलाइट, जो सन की भी रेज हुई, उसको कितना टाइम लगता है हमारे अर्थ पे पहुंचने में? तो उसकी स्पीड कितनी है? स्पीड है 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में। सिर्फ 1 सेकंड में वो 3 लाख किलोमीटर चल सकती है। कितनी है?
लाइट ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें कि 150 मिलियन किलोमीटर ये कितने टाइम में कवर करेगी, तो ये करेगी अराउंड 8 मिनट्स टू रीच द अर्थ, लाइट ऑफ द सन। समझ आ रहा है? तो 3 लाख 1 सेकंड में चला तो 150 मिलियन कितने में कर रहा है हमारा? 8 मिनट में। ठीक है, तो ये आप याद रखना। ठीक है, ये पूछा गया सवाल वैसे। ठीक है बेटा, ये पूछा गया कि जो सन रेज है उनको अर्थ पे पहुंचने में कितना टाइम लगता है, तो 8 मिनट्स। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ गया मून, चांद। मेरे महबूब का चेहरा चांद सा क्यों? ठीक है, द मून, चांद, द अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट दैट इज द मून। तो हमारे पास सिर्फ एक ही सैटेलाइट है, दैट इज द मून। ठीक है, अब काफी हमारे जो है ऐसे भी प्लैनेट्स है सोलर सिस्टम में जिनके भाई साहब 80 से ऊपर सैटेलाइट है। आप अगर घर से बाहर निकलोगे देखोगे तो आपको 80 चांद दिखेंगे। कितने? 80, 82, इस तरह के 82। तो हमारे, लेकिन हमारी जो पृथ्वी है उसके पास एक ही सैटेलाइट है और उसका नाम है मून। ए सैटेलाइट इज अ सेलेस्टियल बॉडी। सेलेस्टियल बॉडी क्यों है? क्योंकि ये भी जो है चमकती है, लाइट अप। That moves around the planets in the same way as the planets move around the sun। अब planets जो है ये ग्रह वगैरह तो सूर्य के चारों ओर मूव करते हैं, जो सैटेलाइट्स है वो उसी फॉर्म में प्लैनेट्स के चारों तरफ घूमते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मून है जो कि हमारे अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है। अब इसका जो डायमीटर है वो है अर्थ का 1/4। हमें यानी कि ये सूर्य जितना बड़ा दिखाई देता है लेकिन है नहीं उतना बड़ा। तो क्यों इतना दिखाई देता है? क्योंकि ये ज्यादा दूर है ही नहीं हमसे। ये जो है करीब अपना अराउंड 4 लाख किलोमीटर है हमसे। ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस भी दी होगी। इट इज अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। कितना है हमसे दूर? मून कितना दूर है? 3,84,400 किलोमीटर दूर है बस। और वो कितना दूर था? 150 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ द। तो इसका जो डायमीटर है वो 1/4 है। ये देखो, मैं यहाँ पे फोटो से लेके आया हूं ताकि आपको इजीली समझ आए बेटा। ये हमारा हो गया क्या? ये है हमारा अर्थ और ये है हमारा मून। क्या है हमारा? ये हमारा है मून। इसकी साइज देख लो, दोनों की साइज दिख रही है आपको? ये 1/4 दिखाई दे रहा है, तो 27% जो है इसका अर्थ के डायमीटर का है। अगर अर्थ का डायमीटर की मान लो 100 है तो इसका 100 सेंटीमीटर मानो, तो इसका क्या मानना पड़ेगा आपको? 27 सेंटीमीटर। सो इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 या 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। याद रहेगा, सवाल आएगा तो आप बता देंगे कि क्या है इसका इन कंपैरिजन टू अर्थ। 1/4 है। ठीक है, अगला देखते हैं बेटा। अब ये दिखा रखा है कि अमावस्या और पूर्णिमा के बारे में। तो ये यहाँ पे क्या दिखा रहा है? ये हमारा अर्थ है। ठीक है, इसके जब इधर की तरफ होता है, क्योंकि देखो सूर्य इधर है तो ये उधर की तरफ है, तो लाइट इसके ऊपर पड़ ही नहीं रही क्योंकि बीच में अर्थ आ गया हमारा। अर्थ हमने अभी देखा बड़ा है। ठीक है, उसके कंपैरिजन में तो वो वहां पे हमें क्या दिखाई देगा? अमावस्या, न्यू मून जिसको कहते हैं। उसके बाद वो जैसे जैसे ऊपर बढ़ेगा तो उसका पोर्शन जो है सन के सामने आता जाएगा और धीरे धीरे जब ये यहां पहुंच जाएगा तो इसको कहते हैं फुल मून। क्या कहते हैं? फुल मून, जिसको हम कहते हैं पूर्णिमा। क्या कहते हैं? पूर्णिमा। और न्यू मून क्या होता है? न्यू मून होता है बेटा अमावस्या। ठीक है, यहां पे मैं लिख भी लेता हूं आपके लिए बेटा, अमावस्या। और ये फुल मून का मतलब है हिंदी में क्या होता है? पूर्णिमा। क्या होता है? पूर्णिमा। तो और फिर उसके बाद वापस ये ऐसे नीचे जाता है और छोटा होता जाता है और फिर वापस न्यू मून पे। अच्छा, एक और जरूरी चीज बताऊं बेटा आपको। जो मून है उसका हमेशा हमें एक ही पार्ट दिखाई देता है। मान लो कि ये, आप मान लो कि ये हमारी अर्थ है। ठीक है, पृथ्वी है। अब ये इस तरह से, ये इसका मुंह जो है हमारे किधर की तरफ है? अर्थ की तरफ है। तो ये इस तरह से घूमता हुआ जाता है, इस तरह से घूमता हुआ जाता है। ये देखो, वो पॉइंट अभी भी देखो ऊपर है, वो हमें दिख नहीं रहा। अभी यहाँ पे भी नहीं दिख रहा क्योंकि पीछे की तरफ था। अब ये ऐसे ऐसे घूमते हुए जाएगा, ऐसे ऐसे घूमते हुए जाएगा। अभी भी देखो पॉइंट इधर की तरफ है, जबकि अर्थ यहाँ पर है। ये ऐसे गया, नीचे गया, तब भी देखो ये पॉइंट नीचे की तरफ है और हमें क्या दिखेगा? यहाँ से सिर्फ ये वाला पार्ट दिखाई देगा और ऐसे घूमते हुए इधर गया। तो जो मून है उसका जो फार ईस्ट साइड वाला है, उधर का जो पार्ट है वो हमें कभी नहीं दिखाई देता। ठीक है, तो हमें सिर्फ जो है मून का एक ही पार्ट दिखाई देता है। इसलिए आपको जो खड्डा हमेशा दिखाई देता है, चाहे अमावस्या हो, पूर्णिमा हो, बीच का कोई भी दिन हो, वो एक ही पार्ट में दिखाई देता है। हमें जो है पीछे का पार्ट दिखाई नहीं देता है। ठीक है, इसलिए हमारा जो इसरो था, उन्होंने जो उसके रिसर्च के लिए भेजा था, उस साइड भेजा था ताकि हम देखें कि उस साइड क्या है, कैसे क्या नहीं, वो सारा। ठीक है, इस फोटो में भी यही बोला गया है
कि भाई ये जो हमारा मून है वो इस तरह से घूम रहा है, तो इसलिए जो पीछे का पार्ट है वो हमें कभी दिखाई नहीं देता है। दूसरा, अर्थ को सन के चारों ओर चक्कर लगाने में 365 डेज लगते हैं और मून को अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है? अबाउट 27 डेज। मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन 27 डेज। 30 डेज मत करना। कुछ बच्चे गलती कर सकते हैं कि 28 कर दे, 30 कर दे। वो सोचेंगे कि 15 दिन अमावस्या के, 15 दिन पूर्णिमा के, ये हो गए हमारे 30 दिन। लेकिन आप हिंदू कैलेंडर अगर देखो उसमें, तो आप देखते होंगे कभी द्वितीय तृतीया एक साथ है, कभी सप्तमी अष्टमी एक साथ है, कभी जो है पूर्णिमा और चौदस एक साथ है, पूर्णिमा और वो जो एकम होती है, हाँ शायद फर्स्ट जो, ठीक है, प्रतिपदा, तो वो भी एक ही दिन होती है। तो ये भी तो होता है। तो इसलिए आप याद क्या रखोगे? मून एक चक्कर लगाने में 27 डेज लगता है। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। और इसका जो एक चक्कर भी लगता है उतने में वो ये पूरा एक घूम भी लेता है पृथ्वी की चारों ओर। तो अपना ये जो एक्सिस पे भी जो एक चक्कर लगाता है उसमें भी 27 डेज और इसमें भी 27 डेज। तो ये क्या धीरे धीरे ऐसे ऐसे घूमते हुए जाता है, तो यहां तक वापस पहुंचेगा तब तक 27 डेज, और इसमें इसने एक चक्कर भी लगा दिया और उसमें 27 डेज हुए। सो इट टेक्स एग्जैक्टली the same time to complete one spin. As a result, only one side of the moon is visible to us on the earth. मैंने ये आपको एक्सप्लेन कर दिया, ओनली वन साइड ही हमें दिखाई देती है। ठीक है, ये चीज क्लियर है बेटा। अगला, नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ द मून ऑन 20 जुलाई 1969। सवाल आ सकता है कि मून के सरफेस पे फर्स्ट स्टेप या पहला कदम रखने वाला इंसान कौन था? तो आप बोलोगे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, ये याद रखना बेटा, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फर्स्ट इंडियन टू स्टेप ऑन मून कौन थे बेटा? क्या नाम है उनका? ये भी याद रखना। वो थे राकेश शर्मा, जो कि इंडियन एयरफोर्स के थे। ठीक है, राकेश शर्मा। ठीक है। अच्छा, आपसे अगर ये सवाल आ जाए कि फर्स्ट पर्सन टू गो इन द स्पेस, कि अंतरिक्ष में जाने वाला पहला इंसान कौन था? कौन था बेटा? यूरी गागरिन। ठीक है, क्लियर है ये चीज? फर्स्ट पर्सन टू गो इन द स्पेस। ठीक है, गो इन टू द स्पेस, तो वो थे यूरी गागरिन। ठीक है, समझ आ रहा है ये चीज? उसके अलावा हु वॉज द, अच्छा दूसरा कदम किसने रखा था मून पे, ये आपसे पूछा जाए तो आप तब भी क्या नाम लोगे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, क्योंकि उनके दोनों पांव थे, इस वजह से सेकंड स्टेप भी उन्होंने ही रखा था। ठीक है, डेट वगैरह हमें क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं। सो दैट्स इट बेटा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। आज हमने अर्थ एंड सोलर सिस्टम के बारे फर्स्ट पार्ट देख लिया। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे? एस्ट्रॉइड एंड मीटियोरॉइड्स वगैरह वो सारा, और उसके अलावा गैलेक्सी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर है, क्योंकि मैंने फोटोज के थ्रू समझाया। रटना कुछ भी नहीं है। 150 मिलियन किलोमीटर अवे सन हो गया। जो अपना मून है वो कितना है? 384,400, 3,84,400। ठीक है, 384400, 384400। ठीक है, ये चीजें होंगी। बाकी ट्रिक क्या थी प्लैनेट्स के लिए? MVEM J सुन, तो ये हो गया। VE ट्विन हो गए। पहला M मर्क्यूरी, क्यों? क्योंकि हमारे पास मास है, तो इसलिए ये सेकंड वाला M हो गया मास और फर्स्ट वाला हो गया मर्क्यूरी। जो हमारा अर्थ है वो थर्ड डिस्टेंस पे अपना सन से, क्योंकि MVE थर्ड पे आ रहा है। साइज में फिफ्थ है। उसकी जो साइज का क्लासिफिकेशन है वो हम कल की क्लास में देखेंगे। ठीक है बेटा, तो ये हो गया हमारे आज की क्लास का रिवीजन, और सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती है ये सब हमें क्लियर हो गया सब कुछ। ठीक है, कुछ भी नहीं रटा है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट पर्सन टू लैंड ऑन द मून, फर्स्ट इंडियन टू लैंड ऑन द मून राकेश शर्मा, और फर्स्ट पर्सन टू गो इन द स्पेस कौन थे? यूरी गागरिन। ठीक है, क्लियर है? सो दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।